हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में मैं आपको नीट का कंप्लीट रोड मैप बताऊंगी 2027 के लिए। जो बच्चों ने नीट एग्ज़ाम दे चुके हैं, ड्रॉपर्स रह रहे हैं, जो बच्चे अभी अभी 12th पास आउट किए हैं, जो बच्चे कई साल ड्रॉप कर चुके हैं, उन सब के लिए मेरा क्या सजेशन होगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, वो रोड मैप आप जान लीजिए, ताकि उसी पैटर्न पे अगर आप तैयारी करोगे तो कम से कम अगले साल आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको वापस से ना फंस जाना पड़े। तो ये रोड मैप ज़रूर फॉलो करिए। काफ़ी आसान, ईजी, एक्सेसिबल रोड मैप बताऊंगी ताकि आप अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी कर सको और कंटिन्यूअस रह सको। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं नीट 2027 की। नीट 2027 की हम बात कर रहे हैं, नीट 2027। इसमें मैं दो तरह के स्टूडेंट्स को ले रही हूँ। एक तो वो स्टूडेंट्स जो क्या रह चुके हैं, एक वो स्टूडेंट्स जो ड्रॉपर हैं। अब ड्रॉपर्स भी कई कैटेगरी के होंगे, अभी मैं इनको डिवाइड करूंगी। दूसरी वो कैटेगरी जो अभी 12th में है और कब वो पास आउट करेंगे, 12th 2027 में वो पास आउट करेंगे। 2027 में जो 12th पास आउट करेंगे उनकी बात कर रहे हैं। ड्रॉपर्स में दो तरह के ड्रॉपर होंगे, एक वो जो 2 या 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक वो जिन्होंने अभी 2026 में 12th पास आउट किया है। ठीक है, ये दो तरह के लोगों की बात कर रही हूं मैं। ओके, जिन्होंने 2026 में 12th पास किया है उसकी भी दो कैटेगरी आती है। एक उनकी जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं 11th एंड 12th, जिनकी अच्छे से तैयार है, बस वो कुछ मार्क्स से रह गए, कुछ मार्क्स की वजह से रह गए। उनका इस बार जो नीट का एग्जाम उन्होंने दिया, उनका 450 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। जो भी नीट एग्जाम हुआ है ना, उसकी बात कर रही हूँ। जो होने वाला एग्जाम है उसमें भी आपके अगर इसी अराउंड मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस कैटेगरी में आओगे। ओके, दूसरे वो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है, तैयारी जिनकी बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और उनके 100, 200 या 300 मार्क्स ऐसा कुछ आ रहा है, तो वो लोग इसी श्रेणी में आएंगे। जो प्रिपरेशन मैं इन लोगों को बताऊंगी वही प्रिपरेशन आप लोग भी करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं जो 12th में है या जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, 100-200 नंबर आ रहे हैं अभी 2026 में। तो वो लोगों को क्या करना है 2027 की तैयारी के लिए? आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है, सबसे पहली चीज़ 12th का पीसीबी तैयार करो। 12th का पीसीबी तैयार करो। इससे क्या होगा, जो लोग 12th में हैं उनका साथ साथ में 12th की प्रिपरेशन भी चलेगी, और जो लोग का कम तैयारी है वो भी 12th पास आउट करके आए हैं तो ये उनका ताज़ा तैयार है। तो उस चीज़ को आप रिवाइज करके बेस्ट पॉसिबल तरीके से जल्द उसको कवर करिए। इसके साथ साथ 11th के बेसिक चैप्टर्स तैयार करते चलिए। बेसिक चैप्टर्स, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ। बेसिक चैप्टर्स कहने का मतलब ये है, बेसिक चैप्टर कहने का मतलब ये है जैसे कि फिजिक्स में वेक्टर्स आपको आने चाहिए, फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशंस जो हैं उसमें अगर आप वीक हो उसको रिवाइज करिए, बेसिक कैलकुलेशन सीखिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पे पूरा ध्यान दीजिए। जो आपका 11th का ऑर्गेनिक है, 12th का ऑर्गेनिक है, वो दोनों कनेक्ट होता है, तो 11th भी ऑर्गेनिक आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप 12th का समझना चाहते हो। इसी तरह से केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक अपना इनऑर्गेनिक भी अच्छे से तैयार करिए। और साथ में केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो केमिस्ट्री में भी आता है और आपके 11th की फिजिक्स में भी आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एक ही बार तैयार कर सकते हो, साथ में उसको कंबाइन करके पढ़िए। अगर मैं बायो की बात करूं कि बायो में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो बायो में सेल जरूर तैयार करिए। सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल है वो तैयार करिए। आपके बायोमोलिक्यूल्स के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तैयार करिए, बायोमोलिक्यूल्स, ये चीज़ तैयार करिए। इसके अलावा सेल साइकिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आप ज़रूर तैयार करिए। ये आपके बेसिक चैप्टर्स हैं आपके 11th बायोलॉजी के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। इनको साथ में तैयार करिए। इतना आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए। और 12th पीसीबी प्लस इतना आपको मैक्स टू मैक्स दिसंबर तक कंप्लीट
आपको मैक्स टू मैक्स नवंबर तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, नवंबर से ज़्यादा डिले मत करिएगा। नवंबर के बाद और इसके बीच बीच में ये सारा तो आप कवर करोगे, बीच बीच में एक आध चैप्टर जो लेंदी चैप्टर्स हैं, जो लेंदी चैप्टर्स हैं 11th के, वो भी आप साथ में तैयार करते चलोगे, करते चलोगे, लेंदी एंड इम्पॉर्टेंट, वो भी आप साथ में डिटेल में पढ़ते चलोगे, टाइम निकाल के। कैसे शेड्यूल रहेगा आपका मैं आपको बताती हूँ। अभी इतना समझ गए कि आपको करना क्या है, इतना चीजें आप समझ गए। अब आपके इन लोगों के शेड्यूल की थोड़ी बात कर लेती हूँ, फिर इन लोगों का अलग से बात करूंगी, ठीक है। शेड्यूल पे आ जाते हैं। ऐसे लोग शेड्यूल क्या रखेंगे, शेड्यूल आपका पढ़ने का शेड्यूल क्या रहेगा। पहली चीज, आपको पर डे के हिसाब से शेड्यूल बता रही हूं। पर डे आपको क्या करना है, 12th का पीसीबी में से एटलीस्ट वन चैप्टर पर डे देखना है। मैं ये नहीं कह रही कि पर डे एक चैप्टर आप कंप्लीट कर ले जाओ, पर डे एटलीस्ट एक चैप्टर देखना है, और टारगेट करना है कि 1 वीक में बायोलॉजी का एक चैप्टर आपका कवर हो जाए। 1 वीक में अगर केमिस्ट्री का कोई स्मॉल चैप्टर है तो कवर कर लो, लार्ज चैप्टर है तो कम से कम 10 से 12 दिन में कवर कर लो, ठीक है। इसी तरह से फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में भी 10 से 12 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूं। पर डे ये टास्क रहेगा आपका, और पर डे इसको समय देते हुए इतना आपको कंप्लीट करना है। अब चैप्टर आप अपने हिसाब से डिवाइड करोगे, क्योंकि हर चैप्टर की लेंथ अलग होती है, हर चैप्टर की बच्चे की समझ अलग होती है। कोई चैप्टर किसी को टफ लगता है, कोई चैप्टर किसी को आसान लगता है, तो उस हिसाब से आप इसका टाइम डिसाइड करोगे कि पर डे आपको इसके लिए कितना समय देने की जरूरत है। दूसरा, मान लेते हैं 2 से 3 घंटा पर डे देते हो, मान लेते हैं 2 to 3 आवर्स पर डे देते हो। इसी तरह पर डे आपको एक और काम करना है, पर डे आपको 11th के बेसिक चैप्टर्स में से एक पढ़ते जाना है, और इसका भी 1 वीक का टारगेट रखना है। 1 वीक या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन में आपको एक चैप्टर फिनिश करना है। 11th का भी बेसिक चैप्टर, जो बेसिक चैप्टर का मैंने नाम लिया, उनको पहले फिनिश करना है। और इसके साथ साथ पर डे 1 टफ चैप्टर पीसीबी में से किसी का भी। देखिए, ये मैं ये नहीं कह रही कि पीसीबी तीनों का आपको एक हफ्ते में तीनों खत्म कर देना है, पॉसिबल नहीं है। तीनों में से किसी भी एक का एक चैप्टर आपको एक हफ्ते में खत्म कर लेना है, मैं ये आपको कह रही हूँ डिटेल में, ठीक है। एक टफ चैप्टर आपको पीसीबी से में से कोई भी उठाना है, और कम से कम 15 दिन में उसे खत्म कर लेना है, 15 डेज में खत्म कर लेना। और ये चैप्टर टफ भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट निकाल लेना। अगर आपको नहीं मालूम कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके नीट एग्जाम के दृष्टि से, तो आप कमेंट कर देना, मैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पे पूरा का पूरा वीडियो ही बना दूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 11th + 12 दोनों का, ठीक है। ये आपको पर डे का टारगेट रखना है, 2 से 3 घंटा इसे दो, 1 घंटा इसे दो, ठीक है, और ऐसा ही 1 घंटा इसे दो। इतना तो कम से कम आप दे ही सकते हो, 5 घंटे तो पर डे आप दे ही सकते हो। ये आपको शेड्यूल हर दिन का रखना है, और ये हर दिन का मतलब है केवल मैं 6 डेज की बात कर रही हूँ। 6 डेज यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नॉट संडे। संडे को आपको क्या करना है, संडे को मैं यहाँ पे कर रही हूँ आपके लिए। संडे को आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आपके फिनिश हुए हैं उसके आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, जो भी आपने कंप्लीट किया उसका पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पूरे दिन भर आपको यही करना है, बाकी दिन में आप छुट्टी मारो, क्योंकि आपके लिए गैप भी जरूरी है। पूरा 1 साल तक लगातार बहुत लगन से पढ़ते रहना बहुत टफ होता है, इसलिए संडे को गैप भी ले सकते हो। खाली पीवाईक्यूज और क्वेश्चन सॉल्व करो, जो आपने पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लो, बाकी गैप लो। संडे को 1-2 घंटे या बहुत हो गया है तो 3 घंटे पढ़ो, इसके बाद आराम से गैप लो, या कोई भी एक दिन आप दिन में डिसाइड कर लो, आराम से आप गैप लो। कंफर्टेबल रहो, जरूरी नहीं है कि संडे ही आप गैप लो, जो भी दिन आपको कंफर्टेबल लगता है एक दिन गैप लो, बाकी दिन यही शेड्यूल रखो, आराम से आपका कवर हो जाएगा। ओके, चलिए, ये बात तो उनके लिए हो गई जो लोग 12th में कुछ भी नहीं करके आए थे, कुछ भी नहीं तैयार था उनका, या जो अभी 12th में है उनको भी मान के चल रहे हैं उनका कुछ भी नहीं तैयार है, वो ये शेड्यूल फॉलो करेंगे। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनको मैंने यहाँ पे बोला हुआ था।
जिनका ये वाला तैयारी है इनकी बात कर लेते हैं और ड्रॉपर्स को भी देख लेते हैं। ड्रॉपर में ऐसे ड्रॉपर्स जिनका 550 आ रहा है या 500 आ रहा है या 600 तक आ रहा है पर उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, वो लोग क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? और जिनका 400 450 तक ही आ रहा है वो लोग क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? वो लोग तो यही वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे जो मैं इनको बताने वाली हूँ। वो लोग वही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। जो लोग कई साल के ड्रॉपर है उनका इतना मार्क्स आ रहा है वो लोग का स्ट्रैटेजी अलग बताऊंगी। अभी इनके लिए बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? इन दोनों के लिए अभी बात कर रही हूँ 450 वालों के लिए। जिनके 400 से 450 मार्क्स तक आते हैं, देखिए मार्क्स के हिसाब से ये तय किया जा सकता है कि प्रिपरेशन आपकी कैसी हुई है। एग्जाम में कोई गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो गए तो ये चीज़ लागू नहीं होगी आप पे, ठीक है? मान लेते हैं एग्जाम पेपर आपका छूट गया कुछ, या फिर आपसे टाइम मैनेजमेंट वास्तव में गलती, आप देखिए स्टूडेंट जानता है कि उससे वास्तव में गलती हुई है या वो सिर्फ बहाने मार रहा है। स्टूडेंट को ये चीज़ मालूम होती है कि वास्तव में मेरे से OMR बहुत ज़्यादा गलत भर गई या मैं जानबूझ के कोई बहाना दे रहा हूँ। तो जो वास्तव की चीज़ है उससे आप मार्क्स की तुलना करिएगा, ठीक है? तो इतने मार्क्स तक अगर आपके आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पेन पेपर लेके बैठ जाओ और डिवाइड करो। क्या डिवाइड करोगे? आपको डिवाइड करना है कि आपके लिए इजी चैप्टर कौन सा है जो आपका तैयार है, मीडियम चैप्टर कौन सा है जो आपका थोड़ा थोड़ा तैयार है, और टफ चैप्टर आपके लिए कौन सा है जो आपका बिल्कुल नहीं तैयार है। इजी मीडियम टफ से बात समझ गए? इजी मतलब जो आपका पूरा तैयार है वो आपके लिए इजी है, जो आपका थोड़ा थोड़ा तैयार है, कुछ कुछ टॉपिक छूट रहे हैं वो आपका मीडियम है, टफ वो जो आपने बिल्कुल नहीं छुआ। ये मार्क्स आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल नहीं छुआ है या फिर बहुत हल्का हल्का पढ़ते गए हो, तो आपको ये चीज़ डिवाइड कर लेना है, ठीक है? इजी मीडियम टफ के हिसाब से डिवाइड कर लेना है। अब शेड्यूल सुनो, शेड्यूल। अब आपको क्या शेड्यूल फॉलो करना है यहां लिख दे रही हूं। पर डे, चाहे वो फिजिक्स का चैप्टर हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का, सबको डिवाइड करना। 1 चैप्टर जो आपको टफ लग रहा है, जो आपका बिल्कुल भी नहीं तैयार है, उसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करो। चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो। एक साथ 2-2 सब्जेक्ट लेके चलो। एक साथ या तो फिजिक्स केमिस्ट्री लेके चलो या तो बायोलॉजी फिजिक्स, या फिर आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री। एक साथ आपको दो चीज लेके चलना है, यानी कि हर दिन आप एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, या फिर एक चैप्टर बायोलॉजी, एक चैप्टर फिजिक्स, या फिर एक चैप्टर बायोलॉजी, एक चैप्टर केमिस्ट्री। ऐसा ही हर वीक में आप बदलते रहोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो तैयार करते चले गए, फिजिक्स तैयार करते चले गए, ऐसा नहीं करना है। एक हफ्ते ये दोनों तैयार करना है, एक हफ्ते ये दोनों, एक हफ्ते ये दोनों, ऐसा करना है। फिर वापस से जब चौथा हफ्ता आएगा तो ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, ऐसा आपको करना है। तो एक एक चैप्टर आप दोनों का लेके चलोगे, यानी कि कम से कम 2 आवर्स आप दोनों को दोगे, 2 घंटा आप दोनों को दोगे, 2 घंटा आप दोनों को दोगे चैप्टर्स को। जो भी चैप्टर आप कर रहे हो 2 घंटा दोनों को दोगे और उसे डिटेल में आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। और 10 से 12 दिन में आपको दोनों चैप्टर्स फिनिश करने हैं। 2 चैप्टर्स आपको साथ में फिनिश करने हैं 10 से 12 दिन में। बहुत हो गया तो 15 दिन ले लेना, इससे ज़्यादा डिले मत करना, ठीक है? ये आपको टास्क रखना है, अपना शेड्यूल रखना है, जिससे आपके 2 टफ चैप्टर तैयार हो जाएंगे जो आपके बिल्कुल भी नहीं तैयार हैं। पर डे आपको और क्या करना है? ये तो 4 घंटों की बात हो गई। इसके बाद पर डे आपको और भी काम करने हैं। पर डे आपको 1 चैप्टर मीडियम लेवल का लेना है और उसको आपको रिवाइज करना है और रिवीजन में टॉपिक्स निकालने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं। उस टॉपिक को नोट डाउन करके रख लो और ऐसा नोट डाउन करो और उसका शेड्यूल बनाओ कि एक वीक में, एक हफ्ते में वो सारे टॉपिक्स आप डिटेल में पढ़ के खत्म कर डालो। ऐसा आपको निकालना है, टॉपिक्स लिखना है। एक दिन आप पहले पढ़ने बैठे, रिवाइज किया, आपको लगा कि आपका ये टॉपिक तैयार नहीं है, उस टॉपिक को आपने लिस्ट बना के लिख लिया और हफ्ते वाइज डिवाइड कर लो कि एक हफ्ते में मुझे इसे खत्म करना है तो एक दिन में मैं कितना टॉपिक कवर करूंगा। वो टॉपिक आप कवर करोगे और एक मीडियम चैप्टर एक हफ्ते में तैयार करोगे, ठीक है? इसके लिए पर डे आपको 2 घंटे इसमें भी देने हैं, 2 घंटे आपको इसमें देने हैं। नेक्स्ट बात, जो आपके इजी चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर आपको पूरी अच्छी तरह से आते हैं, उस चैप्टर को क्या करना है? रिवाइज कंप्लीट चैप्टर इन 2 days, या बहुत लंबा चैप्टर है तो 3 to 4 days ले लो, इससे ज्यादा मत लो।
पूरा पूरा आपको रिवाइज करके छोड़ देना है। एंड एक दिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी रखना है। 2 दिन ले रहे हो, छोटा चैप्टर है तो 1 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 1 दिन रिवाइज करो। 3 से 4 दिन ले रहे हो तो 3 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 3 दिन रिवाइज करो, 1 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो 3 से 4 दिन में आपको इजी चैप्टर रिवाइज करते चलना है। यही पैटर्न आपको पूरे हफ्ते का रखना है। और संडे आपको क्या करना है, संडे या कोई भी एक दिन हफ्ते में डिसाइड कर लेना, उस दिन आपको गैप लेना है पढ़ाई से, उस दिन आप शांति से रहोगे और साथ में PYQs, जो चैप्टर्स आपने तैयार किया उसका PYQs और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतना काम आपको करते चलना है। इजी वाले का करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कर चुके होगे। ये वालों का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो आप पर डे चैप्टर कर रहे हो ना, इनका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जब चैप्टर फिनिश हो जाए तो कंप्लीट चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जब चैप्टर ना फिनिश हुआ रहे तो आप कम से कम टॉपिक वाइज PYQs और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस निकाल करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ये पूरा आपका हफ्ते भर का शेड्यूल होना चाहिए और यही चीज बार बार रिपीट आपको करते जाना है। कब तक? आपको टास्क लेना है कि मैं दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, हर चीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 11th प्लस 12th। उसके बाद सिर्फ रिवीजन करना रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ छोटा हो तो बार बार रिवाइज करना रहे। दिसंबर तक टारगेट रखो और ये चीज़ फॉलो करो। बहुत ही कम चीज़ आपकी बाकी रह जाएंगी और वो आप रिवाइज कर लोगे। इस पैटर्न पे आप चलो, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरे वो बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो ड्रॉपर रहे हैं लेकिन उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया ऐसे लोगों को डिस्कस किया है, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, यानी कि 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं या 500 के लगभग मार्क्स आ रहे हैं। वो लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग अगेन अपने इजी चैप्टर्स की लिस्ट बनाएं, अपने मीडियम चैप्टर्स की लिस्ट बनाएं, अपने टफ चैप्टर्स की लिस्ट बनाएं। देखिए, अब इससे ज़्यादा गैप आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इतना क्लोज आकर के आप रह जा रहे हो तो इस बार आपको बहुत मेहनत करनी है। टफ चैप्टर यानी कि जो आपका छूट रहा है या जो आपका बहुत ही कम तैयार है, उसको हम टफ चैप्टर कहेंगे। और 10 डेज आप टारगेट लेके चलो कि पर टफ चैप्टर आप सॉल्व करोगे। पर चैप्टर 10 दिन में एक चैप्टर डिटेल में पढ़ना है, शॉर्टकट में नहीं, डिटेल में कवर करना है टफ वाला चैप्टर, ठीक है। मीडियम वाले का टॉपिक्स नोट डाउन करो, कौन कौन से टॉपिक्स आपके कमजोर हैं उसको पहले रिवाइज करो, जैसा कि मैंने पिछले वालों को बताया, रिवाइज करो और उसके टॉपिक लिखो कौन कौन से वीक टॉपिक हैं। और एक वीक में, एक हफ्ते में एक चैप्टर आप कंप्लीट करो, एक हफ्ते में एक चैप्टर आप कंप्लीट करो। और इजी वालों का क्या करना है? आपको बार बार रिवाइज करना है, रिवाइज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बार बार करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और इसको भी आपको डिटेल में रिवाइज करना है ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। और ये 3 चैप्टर्स पर वीक करिए आप, पर एक हफ्ते में 3 चैप्टर टारगेट करिए। एक हफ्ते में 3 चैप्टर का रिवाइज प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, इजी वाला जो आपको पूरी तरह से आता है उसे करना है। मीडियम चैप्टर एक हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। टफ वाला भी 10 दिन में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। संडे का आपका टारगेट क्या रहेगा? संडे का आपका टारगेट ये रहेगा कि संडे को आप जो ये दोनों चैप्टर्स आपने निकाले हैं ना, इसका PYQs एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। जो ये चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए हैं ना, 2 चैप्टर, उसका आपको क्या करना है? PYQ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है हर संडे को। आप कहोगे मैम ये तो 10 दिन में पूरा हो रहा है, तो इसका जितना सॉल्व हुआ रहेगा उतना PYQ प्रैक्टिस कर लेना। जितने टॉपिक्स आपने पढ़ रखे होंगे, नहीं कर रखे होंगे तो अगले हफ्ते पे शिफ्ट करना। और संडेज को आपको क्या करना है? जो भी टॉपिक्स, एक बार आप रिवाइज करना कि मेरे कौन से टॉपिक इनमें से बच गए, कई बार छूट जाते हैं, उन टॉपिक्स को फिर से लिखना और उसी का उसी दिन कंप्लीट करना ताकि नेक्स्ट वीक पे वो टले ना। और जो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं उनको इजी वाली कैटेगरी में आप रख देना और वापस से उनको बार बार रिवाइज करते चलना। जो चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे वो आपकी इजी वाली कैटेगरी में चले जाएंगे और बार बार उनका रिविजन हर हफ्ते चलता रहेगा। समझ गए बात को? ऐसे ही ये पिछले वाले भी करेंगे। जो चैप्टर्स इनके कंप्लीट हो जाएं, जो चैप्टर्स मीडियम और टफ में कंप्लीट हो जाएं, उसको आपको इजी वाले सेक्शन में रख देना और बार बार रिवाइज करना है। क्लियर है इतनी बात? तो ये कुछ आपको सिनारियो रखना है ताकि आप कंप्लीटली बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। ओके, that's all about the video. That was the complete road map of NEET 2027 ताकि आप बेस्ट पॉसिबल स्कोर कर सको। जितना अच्छा आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे उतना अच्छा आप रिजल्ट पाओगे। कल को आपको हमसे कोई डाउट पूछना है, कोई गाइडेंस लेनी है,
बाद में आपको काउंसलिंग करानी है, फॉर्म भरवाने हैं और भी एग्ज़ाम्स के सजेशंस लेने हैं, तो उस केस में आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। अगर आपको कॉल पे गाइडेंस लेनी है, वन टाइम गाइडेंस, तो 200 चार्जेस में आप हमसे बात कर सकते हो। आपके जितने भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको हर चीज़ समझा देंगे। अगर आपको कल को काउंसलिंग करानी है तो काउंसलिंग का नाम बता के आप काउंसलिंग करा सकते हो, फॉर्म भरवाना है, फॉर्म का नाम बता के आप फॉर्म भरवा सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो चार्ज बेस, ये पेड सर्विसेज हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल है आपके लिए, कमेंट सेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। जो भी आप कमेंट्स पूछते हो उसी से हम अगला वीडियो बनाते हैं ताकि आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएं। और दूसरी चीज़, वीडियोस का जो भी टॉपिक है वो टॉपिक उसी के अंदर हम वही चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, कोई फालतू बात या कोई क्लिकबेट वाला काम नहीं करते हैं। तो जो भी आपको चीज़ें सर्च करनी है, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, वो टॉपिक लिखो, आगे लिखो स्पार्कअप क्लासेस, सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको हर डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ अगर रह जाता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम कमेंट में भी आपको रिप्लाई कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई भी चार्जेस हम नहीं लेते। लेकिन पर्सनली बात करनी है, फॉर्म भरवाना है, काउंसलिंग करवानी है, कोई और आप समस्या में हो, तो इस नंबर का इस्तेमाल करिए। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।